गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दो फॉर्मूले ड्राइव कर चुके हैं। एक का नाम था बायोट-सैवर्ट्स लॉ और एक का नाम था एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। इन दोनों की मदद से ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन एम्पियर्स सर्कुटल लॉ वहाँ बहुत कन्वीनियंटली हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा जहाँ सिमिट्री हमें मिलेगी। सिमिट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो एम्पियर सर्कुटल लॉ बहुत इजीली हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा। अदरवाइज बायोट-सैवर्ट्स लॉ सिमिट्री नॉन सिमिट्री दोनों ही केसेस में हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी और मुश्किल प्रोसेस होता है। कैसे होता है वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ से भी और एम्पियर सर्कुटल लॉ से भी, और आप पाएंगे कि एम्पियर सर्कुटल लॉ से बहुत इजीली हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे? टॉपिक का नाम है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास और फाइनाइट लेंथ की अभी हम मान के चले हैं स्टार्टिंग में, और उस फाइनाइट लेंथ की वायर में करंट फ्लो हो रहा है। उस करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें निकालना है। सो लेट अस कंसीडर ए वायर of finite length carrying current I। उसमें से करंट फ्लो होता है I। सो मान लीजिए कि ये एक वायर हमारे पास है, एक स्ट्रेट वायर है, और स्ट्रेट वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I, और उसकी डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट कराई कुछ ये I करंट की डायरेक्शन है। अब इस करंट के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मान लीजिए कि हमने इस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट P हमने चूज कर लिया है और इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट P की डिस्टेंस स्ट्रेट वायर से हम A नाम देते हैं। ये जो डिस्टेंस है, और थोड़ा इसको आगे मान लो, पॉइंट P यहाँ है और इस स्ट्रेट वायर और पॉइंट P के बीच जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दे दिया A। ये नाम दे दो C। सो ये जो PC आया है दिस इज इक्वल्स टू A। अब इस पॉइंट P पे करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सबसे पहले, फिर एम्पियर सर्कुटल लॉ से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बायोट-सैवर्ट्स लॉ होता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस R अपॉन R क्यूब। इतना मैग्नेटिक फील्ड ये फॉर्मूला होता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ से। अगर dl क्रॉस R को हम सोल्व करें तो dB हमें मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये मिलेगा। बस इस फॉर्मूले में हमें यहाँ से क्या क्या पुट करना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, करंट I पुट करना है, यहाँ भी I करंट ही फ्लो हो रहा है तो करंट I ही रहेगा। बस तीन चीज़ें यहाँ से हमें पुट करनी है इस फॉर्मूले में। एक तो DL, एक साइन थीटा
और एक आर स्क्वायर। इन तीनों फैक्टर्स की, इन तीनों क्वांटिटीज़ की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करनी है। हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ड्यू टू दिस फाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई। तो यहाँ ये dl साइन थीटा और आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले dl देखिए। dl वो करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ बहुत स्मॉल है। हमने कहा था कि सबसे पहले स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर टोटल के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस पूरी वायर के मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले हम इस वायर को स्मॉल करंट एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे और फिर उस एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। टोटल के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो सबसे पहले हमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट मानना पड़ेगा। स्मॉल करंट एलिमेंट मान लो यहां है, दिस इज द स्मॉल करंट एलिमेंट, और इसकी लेंथ हमने मान ली dl। सपोज इट्स लेंथ इज dl। इस dl करंट एलिमेंट और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच की डिस्टेंस को हम r नाम देते हैं। सो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस आएगी, पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन और इस स्मॉल करंट एलिमेंट के बीच, उसको हमने नाम दिया r। और इस स्मॉल करंट एलिमेंट और इस r के बीच, dl और r के बीच जो एंगल होता है वो बनता है थीटा। तो ये एंगल हमने मान लिया है साइन थीटा, या सॉरी थीटा। दिस इज द एंगल थीटा, और ये जो एंगल है ये एंगल है फाई। ये हमारे पास कंडीशन है। इस पॉइंट का आप नाम दे सकते हैं O। इस C और O के बीच जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल्स टू L। इसको हमने नाम दे दिया है L। अब ये कंडीशन है हमारे पास। यहां से हम dl साइन थीटा और r स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, इस स्मॉल करंट एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा। सो सबसे पहले हम यही करते हैं। क्या हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई है, PCO? सो इन राइट एंगल ट्रायंगल PCO, क्या थीटा प्लस फाई, तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। ये थीटा, ये फाई और ये 90 इक्वल्स टू 180। यहां से थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90। थीटा आ गया है, यहां पे हमने थीटा लिखा है, ये थीटा ही निकालना है dl और r के बीच कितना है। थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 5। इस थीटा की वैल्यू को आप पुट करिए साइन थीटा में। वी हैव साइन थीटा, थीटा की जगह हम पुट करेंगे 90 माइनस 5। तो मैथमेटिक्स में आपने ये पढ़ लिया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 और 270 पे चेंज होते हैं, साइन कोस में, कोस साइन में। तो ये बन गया कोस फाई। मतलब यहाँ से हमारे पास हम इस साइन थीटा की जगह कोस फाई लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ये आ गया है। दूसरा, इस कोस फाई की वैल्यू, जो कोस फाई हमारे पास आया है, इस कोस फाई की वैल्यू आप लिखिए। कोस फाई होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल फाई लिया है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है a और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है r। यहां से
हमने आर की वैल्यू निकाल ली ए अपॉन कोस फाई। आर की वैल्यू भी तो हमें निकालनी थी, ये भी आ गया है। अब एक फैक्टर और बचता है डी एल। इस डी एल की वैल्यू और निकाल लें। इन सब को हमें, इन तीनों फैक्टर्स को, डी एल हो, साइन थीटा हो, आर स्क्वायर हो, इन सब को हमें ए और फाई की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये ध्यान रखिए। तो हमने यहाँ थीटा को फाई में रिप्रेजेंट कर दिया, आर को ए और फाई में रिप्रेजेंट कर दिया, बचता है डी एल। नाउ इसी राइट एंगल ट्रायंगल से आप tan फाई लिखिए। tan फाई इक्वल्स टू, tan फाई आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो फाई के सामने फिर ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है l, ये जो लेंथ थी ये l है, तो यहां हम रखेंगे l अपॉन बेस कितना, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बनेगा बेस, इसकी वैल्यू है a। सो l इक्वल्स टू a tan फाई। अगर मैं इस l का फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दूं तो क्या बनेगा, अगर ये l कम ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो फाई था ये भी चेंज होता जाएगा। l इतनी थी, फाई आया इतना, l को आप इतना कर दीजिए, मतलब यहाँ मानिए तो ये जो लेंथ थी ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगी, तो यहाँ से एंगल फाई चेंज होगा। इसका मतलब l चेंज होने से फाई चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं डी एल अपॉन डी फाई। डी एल अपॉन डी फाई ए कॉन्स्टेंट, tan फाई का डिफ्रेंसिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर फाई। यहां से आप देखिए dl हमारे पास आ गया है a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। हमने यहां क्या क्या फैक्टर्स निकाले देखिए। नंबर 1, इसका नंबर 1 नाम दे दीजिए आप, चलो ये नंबर 1 थी, ये नंबर 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 जो भी वैल्यू आई है इन सब को उठा के 1 में पुट कर दीजिए। सो पुट इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1 या एक्सप्रेशन 1। यहां से हमें मिलेगा dB इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई। dl की वैल्यू कितनी आई थी, a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। साइन थीटा, साइन थीटा को लिखा कोस फाई अपॉन आर की वैल्यू हमारे पास a अपॉन कोस फाई, स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई अपॉन कोस स्क्वायर फाई। आपको पता है 1 अपॉन कोस फाई बनता है सीकेंट फाई, 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाई बनेगा सीकेंट स्क्वायर फाई। तो यहां से इस फैक्टर को मैं ये लिख सकता हूं a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई। सीकेंट स्क्वायर फाई से सीकेंट स्क्वायर फाई कैंसिल आउट, एक a से ये a भी कैंसिल आउट, हमारे पास जो बचेगा वो बनेगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई अपॉन ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ magnetic field due to this small current element mu naught I upon 4 pi a cos phi d phi। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आया है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण आया है। अगर हम इस पूरे वायर के करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे,
यहां से इस एंड को आप इससे मिला दो और इस लोअर एंड को भी इससे मिला दो। ये जो एंगल आया है, ये एंगल, इसका नाम दे दो फाई 1 और इसका नाम दे दो फाई 2। लेकिन एक अपर में है, एक लोअर में, तो इन दोनों में से एक को माइनस मान लीजिए, एक को प्लस मान लीजिए। कोई से को भी प्लस माइनस मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम वन एंगल टू सेकेंड एंगल, मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड टू सेकेंड एंड। तो अगर हम इस फर्स्ट एंड से सेकेंड एंड तक इंटीग्रेशन कर दें तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। सो नाउ इंटीग्रेशन अगर कर दें तो ये बनेगा dB, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, म्यू नोट I अपॉन 4 पाई a इंटीग्रेशन कोस फाई डी फाई, और लिमिट एक को माइनस मानना है, एक को प्लस। किसी को भी प्लस और माइनस मान सकते हो, यहां हमने फाई 1 को माइनस मान लिया है। इंटीग्रेशन करेंगे तो dB का तो बनेगा b इक्वल्स टू म्यू नोट I अपॉन 4 पाई a। कोस फाई का इंटीग्रेशन बनेगा साइन फाई, और जब लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट है फाई 2, लोअर लिमिट है माइनस फाई 1, तो एक माइनस तो यहां आएगा। साथ में साइन एक ओड फंक्शन होता है, मतलब अगर हम साइन माइनस फाई 1 करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन फाई 1। सो एक माइनस तो ये आ गया है, एक माइनस लोअर लिमिट के कारण, तो वो माइनस माइनस प्लस में बदल गया है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, ये उस टोटल वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी लेंथ को हमने फाइनाइट मान लिया है। वो ये हमारे पास आ गया है ड्यू टू होल वायर। अब अगर इसी वायर की लेंथ को मैं बहुत बढ़ा दूं और ये कह दूं कि ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हम कैसे निकाल पाएंगे इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट वायर? अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो तो क्या बनेगा? फॉर इनफाइनाइट वायर। तो यहां कोई फर्क नहीं आएगा, एक बेसिक सा डिफरेंस बनेगा। आप देखिए, अगर इस वायर की लेंथ को मैं कम कर दूं, देखिए आप, इतनी वायर है, ये पॉइंट हमने मान लिया यहां, और ये जो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये, जैसे जैसे मैं इसकी लेंथ को बढ़ाता हुआ जाऊंगा, ये जो एंगल है ये बढ़ते हुए जाएंगे। जब बिल्कुल छोटी सी वायर थी, बिल्कुल स्मॉल वायर थी, तो ये एंगल बहुत स्मॉल होंगे, क्योंकि ये पॉइंट यहीं लाई कर रहा था, ये यहां कर रहा था। जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ाता हुआ जाऊंगा, वैसे वैसे ये एंगल बढ़ते हुए जाएंगे। मतलब एंगल बन गया है ये, इसका एंगल बन गया ये। और अगर मैं लेंथ बढ़ाता हुआ जाऊं तो ये एंगल बहुत बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर इनफाइनाइट लेंथ हमने मान ली, तो इनफाइनाइट लेंथ के केस में ये जो एंगल बनेंगे, जो मैं बना रहा हूं, ये एंगल कुछ इस तरह से आएंगे। ये जो लाइन है ये अब धीरे धीरे यहाँ से ऐसे होते हुए आ रही है, और एक कंडीशन में इनफाइनाइट वायर के केस में ये लाइन ऐसे लाई करेंगी।
इसका मतलब अब जो एंगल बनेगा वो एंगल 90 डिग्री होगा, चाहे अपर देख लो चाहे लोअर देख लो। इनफाइनाइट वायर के केस में दोनों एंगल φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अगर एंगल 90 डिग्री तो यहां आप देखिए B इक्वल्स टू म्यू नोट I अपॉन 4πA, φ1 और φ2 दोनों 90, साइन 90 1, साइन 90 1, 1 + 1 2, ये आया म्यू नोट I अपॉन 2πA। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। एक इनफाइनाइट वायर के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाल सकते हैं। तो इतना लेंथी प्रोसेस करने के बाद हम इस रिजल्ट पे तब पहुंच पाए हैं, और ये एम्पियर सर्कुटल लॉ से नहीं, सॉरी बायोट सेवर्ट्स लॉ से हमने निकाल लिया है। अभी डायरेक्शन बचती है कि डायरेक्शन कैसे देंगे। डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन फिर आप यहां देखिए, जब एक सर्कुलर वायर थी तो आपने दी थी बाई राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी थी। यहां भी हम राइट हैंड थंब रूल से ही देंगे, लेकिन सर्कुलर वायर में आप ध्यान रखिए आपने क्या किया था। सर्कुलर वायर में आपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट कराया था इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड आवर थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में सर्कुलर वायर में थंब तो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड, और फिंगर्स का जो रोटेशन था, कर्ल ऑफ फिंगर्स, वो रिप्रेजेंट करती है करंट। लेकिन स्ट्रेट वायर के केस में इससे अपोजिट होगा। जो थंब मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता था वो थंब करंट रिप्रेजेंट करेगा, और जो कर्ल ऑफ फिंगर्स करंट रिप्रेजेंट करती थी वो यहां मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। बिल्कुल अपोजिट है। सो अगर ये वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन कहां है, हमने इस तरफ लिया है राइट हैंड साइड में, तो हम थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड के थंब को, एंड आवर फिंगर मस्ट बी टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन। आप तो ऐसे भी रख सकते हैं, अब भी तो थंब करंट की डायरेक्शन में है, लेकिन पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन इस तरफ है, फिंगर्स इस तरफ हैं, तो ये गलत हो गया। यहां पे हमें यह भी देखना है कि पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन कहां है। पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन इस तरफ है, तो फिंगर्स इस तरफ, और अब रोटेट कराइए, फिंगर्स जा रही हैं इनवर्ड, तो यहां इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होगा इनटू दी बोर्ड, इनटू दी प्लेन, इनटू दी पेपर, मतलब इनवर्ड होगा, इनसाइड होगा। लेकिन अगर इसी वायर में हम पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन को उठा के यहां रख दें तो क्या बनेगा। अब की बार हम यहां कुछ चेंज करेंगे, और वो है डायरेक्शन फिंगर्स की। थंब तो सेम रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट अपवर्ड ही रहा, लेकिन पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन लेफ्ट में आ गया तो फिंगर्स भी लेफ्ट में आएंगी। और अब देखिए रोटेट कराइए, यहां आ रही है आउटसाइड और यहां थी इनवर्ड। इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड और इस पॉइंट पे है इनसाइड। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रहा था यही आउटसाइड आ रहा है? इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी कि अगर ये एक स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की फॉर्म में होगा। यहां भी ऐसा ही था।
अंदर की तरफ और यहाँ बाहर की तरफ, तो बाहर वही आएगा जो अंदर से आ रहा है। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम इस तरह से बता सकते हैं कि थंब होगा हमारा, थंब रिप्रेजेंट करेगा करंट को और कर्ल ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। सो इस तरह से आप बता सकते हैं। यहां पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन इस तरफ था, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा इनसाइड। यहां भी यही पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन था, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनसाइड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है इसकी डायरेक्शन होगी इनसाइड। ये तो था बायो-सेवर्ट्स लॉ से। अब एम्पियर सर्कुटल लॉ से अगर हम निकालें तो क्या बनेगा, आप देखिए। एम्पियर सर्कुटल लॉ होता क्या है, पहले आपको वो भी याद होना चाहिए भाई। एम्पियर सर्कुटल लॉ, जिसके अकॉर्डिंग कहता है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नोट आई इनक्लोज्ड। ये हमारे पास एम्पियर सर्कुटल लॉ के अकॉर्डिंग था। अब यहां हम इनफाइनाइट वायर का केस लेंगे, क्योंकि सिमिट्री केवल इनफाइनाइट वायर में ही हमें मिलेगी। यहां जो पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन हमने लिया था, क्या ये वायर में आपको लगता है कि ये पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन से ऊपर भी उतनी ही वायर है, नीचे भी उतनी ही वायर है? नीचे कुछ ज़्यादा वायर दिख रही है, ऊपर कुछ कम वायर दिख रही है। इसका मतलब यहां सिमिट्री नहीं है। हां, तब सिमिट्री आ सकती थी जब इस वायर के बिल्कुल मिड पॉइंट पे हम ये लेते, तो जितना पोर्शन ऊपर था उतना ही पोर्शन नीचे, तो सिमिट्री थी। लेकिन अगर इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के केस में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है, तो इनफाइनाइट वायर के केस में आप इस पॉइंट को यहाँ की बजाय यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो। आपको ना अपर एंड का पता ना लोअर एंड का पता, तो आप ये अज्यूम करेंगे कि ये मिड में ही लाई करेगा, जितनी ऊपर वायर बच गई उतनी ही नीचे, तो सिमिट्री हमें मिलेगी। और सिमिट्री केसेस में ही हम एम्पियर सर्कुटल लॉ को मोस्टली अप्लाई करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि इसको नहीं कर सकते, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल, ये और भी ज़्यादा मुश्किल प्रोवाइड हमें देगा। बहुत मुश्किल से हम उस मैग्नेटिक फील्ड को निकाल पाएंगे, बहुत लंबा मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा। तो इसीलिए हम इसको मोस्टली सिमिट्री केसेस में ही अप्लाई करते हैं। सो मान लो कि एक वायर थी हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की, रिजल्ट आपको पता ही है और डायरेक्शन भी पता है। ये इनफाइनाइट वायर है, इसके ना अपर एंड का पता ना लोअर एंड का पता। मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट का नाम है P। सो इस पॉइंट की डिस्टेंस स्ट्रेट वायर से आप A ही मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे हमने ऊपर A मानी थी, यहां भी A मान ली। अब इस पॉइंट पे सबसे पहले आप एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे, एम्पीरियन सर्कुलर लूप ड्रॉ करेंगे, और वो एम्पीरियन लूप जो ड्रॉ करेंगे उसकी रेडियस बनेगी A, इस तरह से। A रेडियस का हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया। ये एम्पीरियन लूप हम इसको नाम देंगे, जिस तरह से आप गोज लॉ में सबसे पहले गोजियन सरफेस ड्रॉ करते थे, वैसे ही एम्पियर सर्कुटल लॉ में आप एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे, और उस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल रहेगा। कैसे रहेगा टेंजेंशियल, आप देखिए। मान लो कि आपके पास ये एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर पे आपने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर था,
ऐसे सर्कुलर था। तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड में, या ये जो आपकी सरफेस आई है, ये जो एम्पीरियन लूप आया है, ये एम्पीरियन लूप भी तो सर्कुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा था? सर्कुलर था। दोनों सर्कुलर तो दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों टेंजेंशियल ही रहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस एम्पीरियन लूप पे टेंजेंशियल रहेगा। इस तरह से हमने मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी, जो लेंथ एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा? इस एम्पीरियन लूप पे एक स्मॉल एलिमेंट मानिए, और उस स्मॉल एलिमेंट की डायरेक्शन भी वही रहेगी जो मैग्नेटिक फील्ड की है। जैसे वहां पे गॉसियन या गोज लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया में सेम डायरेक्शन थी, सरफेस एरिया यूनिट वेक्टर में सेम डायरेक्शन थी। यहां मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट में सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों टेंजेंशियल। दोनों टेंजेंशियल तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, तो यहां से हम डॉट हटा पाएंगे और हम लिख देंगे बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नोट आई इनक्लोज्ड। क्या इस वायर में से आई करंट फ्लो नहीं हो रहा है? तो यहां पे इस एम्पीरियन लूप में आई ही करंट बंद होगा, तो आई इनक्लोज की वैल्यू हमने रखी आई। दूसरी बात, क्या इस इंटीग्रेशन से मैं मैग्नेटिक फील्ड को बाहर नहीं रख सकता? बाहर रख सकता हूं। क्यों रख सकता हूं? तब रख सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो। इस सर्कुलर लूप पे हर पॉइंट की डिस्टेंस स्ट्रेट वायर से ए ही रहेगी, और अगर ए रहेगी, करंट सेम है, तो हर पॉइंट पे, इस सर्कुलर लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। सेम रहा मतलब कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। सो बी लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल डी एल इक्वल्स टू म्यू नोट आई। अब डी एल तो हमने ये यहां पे माना था स्मॉल सा, यहां से लेकर यहां तक मान लो। टोटल कितनी लेंथ है इस लूप की? वो टोटल लेंथ है 2 पाई ए, सरकमफ्रेंस बनेगी 2 पाई ए रेडियस है, तो टोटल लेंथ इंटीग्रेशन से आएगी 2 पाई ए इक्वल्स टू म्यू नोट आई, बी इक्वल्स टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए। और डायरेक्शन आप बता ही चुके हैं, डायरेक्शन इनवर्ड, ये अंदर की तरफ है, ध्यान रखना। ये जो B है ये इनटू दी बोर्ड है, DL है ये भी इनटू दी बोर्ड है। अभी मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, कुछ सर्कल जिससे मैं आपको बता पाऊँ। आप ये मानिए कि ये एक सर्कल है, ये एक वायर है, ये एक सर्कल है, एम्पीरियन लूप हमने ड्रॉ किया। इस एम्पीरियन लूप पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो हमने ये इनसाइड दिखा रखा है, और DL भी फिर इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसकी डायरेक्शन आप सिंपली यही, जैसे यहां दी थी वैसे ही यहां देंगे। सो ये डायरेक्शन आएगी इसकी इनवर्ड। सो इस तरह से आप एक इनफाइनाइट वायर के केस में एम्पियर सर्किट लॉ से बहुत इजीली मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहां इसमें पहुंचने से पहले हमें ये सब करना पड़ा, यहां हमने डायरेक्ट निकाल दिया, और बहुत आसान सा भी है। अब यहां से जो चीजें हमारे पास निकल के आई वो क्या आएंगी? देखिए, इस स्ट्रेट वायर को सेंटर मान के आप सेम रेडियस की जितने भी एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे, सेम रेडियस हो, जितने भी आप लूप ड्रॉ करेंगे और उस हर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा कि नहीं? क्योंकि सेम रेडियस है, सेम करंट है, तो हर पॉइंट पे, हर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। इस तरह से आप एक लूप ड्रॉ करते जाएंगे, तो यहां हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल शेप बनती हुई चली जाएगी। अगर आप
सर्कुलर लूप को एक के दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, पांचवा, छठा ऐसे रखते हुए चले जाएं तो एक सिलेंडर बनता हुआ चला जाएगा हमारे पास, और उस सिलेंडर की सरफेस पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलेगा। इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक सिमेट्री हमें प्रोवाइड करा रहा है। कैसी? सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री इनफाइनाइट वायर के केस में। ध्यान रखिए आप। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन। अगर डिस्टेंस को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, वायर से पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन की डिस्टेंस बढ़ती हुई चली गई, तो डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड कम होता हुआ चला जाएगा। सो यहां से हमें यह पता चला मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जितनी ज़्यादा ए मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम, और जितनी कम ए मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा। अगर ए की वैल्यू को हम 0 कर दें तो समथिंग अपॉन 0 बिकम्स इन्फिनिटी। वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हम उसे ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो ये था मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के केस में, जो हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी निकाल लिया है और हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ से भी हमने निकाल लिया है। और यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं उन रिजल्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, बहुत आसान से और इंटरेस्टिंग हमारे पास ये रिजल्ट हैं। डायरेक्शन कैसे देंगे? डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ही हम इनकी डायरेक्शन देंगे। सो ये था। और अगर हम यहाँ ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है। जैसे जैसे डिस्टेंस बहुत कम थी, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस, जो ए डिस्टेंस है वायर और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच की, उसके बीच में ये हमारे पास ग्राफ है। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको करिए, इसको आप थोड़ा रिलेट कराते हुए चलिए गोज लॉ से, तो थोड़ा इजी रहेगा। सो इसको करिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।